हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट। और पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार अष्टफल की रिक्तियां और जो अष्टफल की और चतुष्फल की जो रिक्तियां थी वह किस प्रकार परमाणुओं की संख्या से संबंधित होती है, उसको हमने प्रूफ किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं संकुलन क्षमता, यानी कि पैकेजिंग एफिशिएंसी। किसकी? जब हम कोई इकाई सेल की बात करते हैं तो किसी भी इकाई सेल की, क्योंकि क्रिस्टल हम जानते हैं एकक कोशिकाओं से यानी कि इकाई सेलों से मिलकर के बना होता है। और हमने आपको कई सारे इकाई सेलों के डिफरेंट प्रकार आपको बता दिए थे। तो आज हम ये देख रहे हैं कि किसी भी इकाई सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, जिसे हम कहते हैं पैकेजिंग एफिशिएंसी। पैकेजिंग का आप जानते हैं कि हम किसी बॉक्स में कुछ सामान भरना चाह रहे हैं तो वो बॉक्स में कितना ज्यादा भरेगा, कितना सारा आएगा, वही उसकी क्या कहलाती है, पैकेजिंग क्षमता कहलाती है। अब आप समझिए, आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आप मान लो फुटबॉल भरना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, फुटबॉल भरेंगे तो कम फुटबॉल आएगी। मान लो बड़ा बॉक्स है, उसमें आप 10 फुटबॉल भर पाते हो, और उसी में यदि हम कहें कि क्रिकेट की यदि बॉल भरें तो क्रिकेट की बॉलों की संख्या भी ज्यादा आएगी, क्योंकि जो बड़ी बॉलें हैं उनके बीच का जो स्थान होगा वह क्या होगा, थोड़ा ज्यादा स्थान आएगा उनके बीच में, जो रिक्त स्थान है वह। तो जिस प्रकार से हम यह कह रहे हैं कि किसी बॉक्स में कितनी बॉलें आएंगी, ठीक उसी प्रकार से हम यहां यह जानेंगे कि कोई भी हमारा जो इकाई सेल होता है उसके अंदर कितने हम अधिक से अधिक परमाणुओं को भर पाते हैं। यानी कि कुल बॉक्स का जो आयतन है उसमें से कितना आयतन उन अणुओं, उन परमाणुओं या उन आयनों द्वारा घेरा जाता है। तो अब मुझे लगता है संकुलन क्षमता आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी इकाई सेल की संकुलन क्षमता या एफिशिएंसी, या जिसे हम कहते हैं पैकेजिंग एफिशिएंसी, का अर्थ यह है कि उस इकाई सेल में जो हमारे परमाणु आ रहे हैं उनका कितना अधिक आयतन है, उनका आयतन कितना ज्यादा है। तो किसी इकाई सेल में जितने अधिक परमाणुओं की संख्या होगी, जितना अधिक परमाणुओं का आयतन जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है। और किसी इकाई सेल में यदि अवयवी कणों की संख्या या परमाणु या अणु या आयनों की संख्या जितनी कम होगी, हम कहेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि पैकेजिंग क्षमता जो है, संकुलन क्षमता जो है वह उतनी कम है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो लिखते हैं, किसी इकाई सेल में किसी इकाई सेल के कुल आयतन में से जितना आयतन किसके द्वारा घेरा जाता है, जितना आयतन अवयवी कणों, और अवयवी कण हमने कहा कौन कौन से होते हैं, परमाणु, अणु या आयन। तो हमने कहा कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन में से जितना आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वही उस इकाई सेल की संकुलन क्षमता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाएंगे, संकुलन क्षमता, यानी कि पैकेजिंग एफिशिएंसी वही होगी उसकी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई सेल एक डब्बा हो गया, उसके अंदर जो हमारे परमाणु हमने डाले हुए हैं उन परमाणुओं का कितना आयतन कुल इकाई सेल के आयतन में कितना उसका भाग है, वही उसकी क्या होगी, संकुलन क्षमता। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे यहां पर, और अलग अलग प्रकार की इकाई सेलों में ये ज्ञात करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमने इकाई सेलें निकाली थी आप जानते हैं, उसमें एक हमारी होती थी एफसीसी होती थी, एक हमारी होती थी अंतः केंद्रित होती थी, एक हमारा सिंपल सा इकाई सेल होता था जिसके केवल कॉर्नर्स में होता था, एक हमारा इकाई सेल होता था जिसके केंद्र पर भी क्या होता था, किनारों के अलावा केंद्र पर भी होता था, जिसे हम कहते थे बॉडी सेंटर्ड हमारा क्यूब, या हम जिसे कह देते थे कि हमने दो प्रकार की बताई थी ना। एक प्रकार तो हमने बताया था कि इसके किनारों किनारों पर क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं, और दूसरे हमने प्रकार बताया था कि जिनके क्या होते थे, फेसिस पर होते थे, यानी कि फलकों पर भी
अवयवी कण उपस्थित होते थे। तो उन सभी पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं यहां पर, वह निकाल रहे हैं जिसे हम कहते हैं HCP या CCP या FCC की संकुलन क्षमता HCP क्या हुआ? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP क्या हो गया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल है यानी कि षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसे हम कहते थे CCP यानी कि जिसे कहते थे घनीय निविड़ संकुलन। ये हमारा होता था FCC यानी कि फलक केंद्रित, जो हमारी घनीय इकाई सेल जो होता था, तो वो हमारा है। क्योंकि जो CCP है वही FCC है, तो इन सब की जो संकुलन क्षमता है वो सेम होती है। तो अब इसको ज्ञात करते हैं। तो FCC से आप अर्थ यहां पर समझ गए होंगे कि FCC का अर्थ है एक ऐसा घन। हमने घन बना दिया, ये इस प्रकार से घन बना दिया। अब यदि FCC है तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले इसके किनारों पर तो क्या होंगे? हमने कहा अवयवी कण होंगे ही होंगे। तो अभी यहां पर दूसरे तरीके से अवयवी कणों को बनाएंगे। यहां पर अभी तक हम बिंदु रूप से अवयवी कणों के केंद्रों को प्रदर्शित करते थे, पर संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम थोड़ा सा दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने क्या कहा कि आप जानते हैं कि ये जितने भी कॉर्नर्स है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, यह हो, यह हो, यह हो, यह हो, जो पूरे 8 कॉर्नर से सब पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और चूंकि ये FCC है तो यहां पर भी अवयवी कण होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, पीछे वाले केंद्र में भी होगा और आगे वाले के केंद्र में भी होगा। ये हमारे क्या होंगे? जो 6 फेसिस हैं यार, यहां पर भी होगा। जो 6 हमारे पृष्ठ हैं उनके केंद्र पर भी क्या होंगे? अवयवी कण होंगे, क्योंकि ये FCC है, फलक केंद्रीय जो पैकेजिंग है वो है क्यूबिक सेल। तो अब इसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना है? हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अवयवी कण बना रहे हैं। और अवयवी कण कैसे बना रहे हैं? यहां पर हमने एक अवयवी कण बना दिया, एक अवयवी कण यहां बना दिया, एक अवयवी कण इस वाला, ये तो केंद्र दिखा रहे थे ना, तो इस अवयवी कण का ये बना दिया। और यहां पर जो केंद्र था उसके लिए अवयवी कण का ये वाला हिस्सा बना दिया। तो आप देख रहे होंगे कि यदि इस डायगोनल को, इस विकर्ण को मैं मिलाऊं, कैसे? इस प्रकार से ये मैंने मिला दिया, तो ये जो तीनों कण हैं, इन तीनों कणों के केंद्र के आगे एक ही लाइन में आ गए। अब मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A, ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया मैंने B, और ये वाला जो बिंदु था इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया? C। मान लेते हैं ये एक गोले की जो त्रिज्या है, क्योंकि ये जो हमारे अवयवी कण होंगे वो एक ही प्रकार के तो होंगे, चाहे वो अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो, होंगे तो एक ही प्रकार के। तो इनमें से जितनी एक की त्रिज्या होगी उतनी ही दूसरे की भी त्रिज्या होगी। तो यहां हम 2 बातें मान रहे हैं कि माना ये जो हमारा घन है, माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई, एक कोर की लंबाई कितनी है? A है। अब यदि लंबाई ये A है, क्योंकि ये घन है, तो चौड़ाई भी क्या होगी? A होगी, और ऊंचाई भी क्या होगी? A। तो ऐसे में भी ये दूरी भी क्या होगी? A, ये वाली दूरी भी क्या होगी? A, और ये ऊंचाई भी क्या होगी? A। तो इतनी बात मुझे लग रहा समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये क्या है? घनी संरचना है। तो माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई कितनी ले ली मैंने? A ले ली। अब हम ये कहते हैं कि इस इकाई सेल का ये विकर्ण कितना होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो मैंने कहा इस डायग्राम को थोड़ा मैं अलग करके यहां दिखा रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये है, ये वाला बिंदु क्या था ऊपर का? A, तो मैंने बना दिया A। नीचे वाला क्या था? B, तो मैंने बना दिया B। ये वाला बिंदु क्या है? C, तो ये मैंने बना दिया C। अब हम कह रहे हैं ये तो घन की कोरे हैं, इसको चाहो तो थोड़ा सा और लंबा सा बना लेते हैं, जिससे आपको ऐसा लगे दोनों एक ही है, दोनों की लंबाई सेम है। तो ये वाला क्या है? C। हमने कहा इस भुजा की लंबाई क्या है? A। यहां पर बता रहे हैं यदि ये A, तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई A है, तो ये भी A होगी और ये भुजा की लंबाई भी क्या होगी? A। तो अब बात आती है इस घन का ये विकर्ण AC का मान क्या होगा? तो
तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वहां पर लगती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कहते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो कर्ण ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया हमारा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसके बराबर होता है। तो कर्ण क्या हो गया AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब यानी कि AB का वर्ग प्लस आधार क्या हो गया BC का वर्ग। तो AC का मान तो हम ज्ञात करेंगे, AB मतलब AB का मान लंबाई कितनी है A, तो ये हो गया A स्क्वायर, और BC की लंबाई भी कितनी है A, तो BC का वर्ग A स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर बराबर किसके, AC स्क्वायर के। तो अब AC निकालने के लिए क्या कर देंगे इसका अंडर रूट 2A स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो गया, क्योंकि A का स्क्वायर है तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ गया, और 2 क्या हो गया अंडर रूट के अंदर आ गया। तो आपको पता चल गया इस AC भुजा की जो लंबाई है वो है अंडर रूट 2 इंटू A के बराबर है। तो इस भुजा की लंबाई आपको पता चली, तो ये बात क्लियर होगी। एक बात और, हम ये कह रहे हैं यहां पर, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं इकाई सेल के एक कोर की लंबाई स्मॉल a है, उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि माना इकाई सेल में उपस्थित अवयवी कण की त्रिज्या r है। जो हमारे ये अवयवी कण हैं जिनको हम गोलाकार लेते हैं, देखिए वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त सीधे एक तार को पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए तो उसे हम कह देते हैं वृत्त, और गोला क्या होती है, गोला 3 डायमेंशनल होता है, जैसे आपकी फुटबॉल हो गई या बॉल हो गई, वो हमारा गोला होता है। तो वृत्त और गोले में अंतर पता होना चाहिए, ये हमारे क्या है गोले हैं। तो इसमें से प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है r, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या यहां ये कितनी होगी r, यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, देखिए यहां से यहां तक की कितनी होगी, ये भी r होगी, फिर यहां से यहां तक की ये भी कितनी होगी r होगी, यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी r, और ये वाली भी कितनी थी r। तो कितने r हो गए, a से लेके c की कुल r के रूप में यदि दूरी देखिए कितनी होगी r प्लस r प्लस r प्लस r, तो कितनी होगी 4r। तो हम देखते हैं चूंकि AC बराबर किसके है 4r के, और यहां पर देख रहे हो AC बराबर किसके अंडर रूट 2a के, तो a और r में हम रिलेशन बना सकते हैं। तो हम कह सकेंगे कि 4r बराबर, क्योंकि AC का मान क्या है 4r, यहां पर रख दें तो AC बराबर किसके अंडर रूट 2a के। तो यहां से आप चाहें तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2/4 इंटू a, ये r का मान निकाल दिया। तो हमने यहां जो गोले की त्रिज्या थी, जो अवयवी कणों की जो त्रिज्या है उसमें, और ये जो हमारा घन था इसकी कोर में एक संबंध बना दिया। अब हमारे लिए काफी आसान है निकालना संकुलन क्षमता को, कि कितने गोलों का जो कुल आयतन है वो कुल आयतन का कितने प्रतिशत है, ये निकालना है। क्या कहा मैंने कि इस संपूर्ण घन का कुल आयतन जो है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा इन गोलों के आयतनों द्वारा भरा हुआ है या गोलों द्वारा भरा हुआ है। तो लिखते हैं इसी बात को, संकुलन क्षमता बराबर किसके होगा, बराबर लिख लेते हैं गोलों का कुल आयतन, गोलों का कुल आयतन बटे क्या लिखेंगे, इस घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन, और हम तो क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रतिशतता में ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इस घन के कुल आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा गोलों द्वारा घेरा गया है। तो प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर देते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए गोलों का कुल आयतन, अब देखिए ये FCC है, तो FCC में कुल कितने अवयवी कण होते हैं हम जानते हैं, चूंकि FCC में हम लिख सकते हैं, परमाणु लिख लेते हैं, परमाणु की संख्या आप जानते हैं ये होती है 4। कैसे होती है 4, पहले भी बता चुका हूं। हमारे कोनों पर एक एक कण उपस्थित होते हैं, तो 8 कोने हो गए, लेकिन प्रत्येक कोने के जो कण उपस्थित है उसका केवल 1/8वां हिस्सा ही इसके भीतर रहता है, बाकी 7/8वां भाग बाहर रहता है। तो यदि 8 हैं
अब प्रत्येक का 1/8 भाग है तो 8 गुणा 1/8। क्या कहा था मैंने, जैसे 8 गुणा 1/8, तो 8 से 8 कट गया तो केवल क्या आ गया 1। तो कोनों पर जितने भी हैं उनका केवल उनके द्वारा जो घन के अंदर जो कुल आयतन होगा वो एक परमाणु के या एक अवयवी कण के आयतन के बराबर होगा। अब फलकों पर कितना होता है, फलक कितने हैं ये 6, तो 6 अवयवी कण हो गए। और एक फलक पर जो अवयवी कण होता है ये गोला, इसका केवल आधा हिस्सा ही अंदर रहता है घन के अंदर, बाकी आधा हिस्सा दूसरे फलक में दूसरे घन पे निहित रहता है। तो फलक पर जितने भी कण होते हैं, कितने कण होते हैं 6, और उनका कितना हिस्सा रहता है घन के अंदर, आधा हिस्सा गुणा 1/2, तो कितना आ गया 3। तो टोटल कितने कण हो गए 3 और 1 4। तो FCC में परमाणु की संख्या होगी 4। यदि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है तो इस चैप्टर के पहले से आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, सब चीजें हमने काफी स्पष्ट करके आपको बताई हुई है। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, तो कुल कितने गोले हो गए, हमने कहा कितने हैं यहां पर 4 है परमाणु की संख्या, तो 4 गुणा एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां r क्या है गोले की त्रिज्या, बटे घन का कुल आयतन। अब घन के आयतन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, जैसे गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहां r गोले की त्रिज्या होती है। ठीक इसी प्रकार के घन के आयतन का सूत्र क्या होगा, घन का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो a गुणा a यानी कि क्या आएगा a क्यूब आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए r का मान रखना है √2/4 यहां पर उससे पहले मल्टीप्लाई 100 था तो क्या लिख लिया मल्टीप्लाई 100। अब r की वैल्यू रख दें तो रख लेते हैं, ये देखिए 4 की 4 में गुणोगे 4 चौक 16, और ये 3 में ले गया नीचे, फिर क्या आ गया नीचे क्या आ गया साथ में a क्यूब, ऊपर कितना आ गया पाई तो आ गया इतना। तो इस पूरे हिस्से को तो सॉल्व करके हमने लिख लिया। अब है ये r क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा, तो इसका क्यूब क्या होगा √2 का क्यूब, √2 की घात 3 का अर्थ है कि 2√2, ये अर्थ हो गया √2, और साथ में a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, और नीचे 4 है 4 का क्यूब करेंगे तो 4 की 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौको 64, ये कितना आ गया 64, और मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा 100। तो काट सकते हो आप, क्या आ जाएगा 16 चौको 64, 4 से कट गया, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, और a क्यूब से देखिए a क्यूब कट गया, तो क्या बच गया यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया पाई √2 पाई और 100 ऊपर आ गया, यानी कि √2 गुणा पाई बटे नीचे कितना आ गया 3 दूनी 6, तो 6 और मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारा 100, √2 गुणा पाई बटे 6 गुणा 100, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मान निकल के आता है वो आता है 74, और ये हम निकाल रहे थे प्रतिशत में। इसका अर्थ है कि एक HCP या CCP या FCC की जो संकुलन क्षमता होगी इस इकाई सेल की, वह कितनी होगी 74% के बराबर होगी। यानी कि कुल घन का यदि आयतन 100 हो तो उसमें 74 भाग जो होंगे वह परमाणुओं द्वारा या अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ होगा उतना स्थान। तो यही क्या होती है संकुलन क्षमता होती है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको यह बात याद होनी चाहिए क्योंकि काफी जगह 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। एग्जाम्स में आपके लिए हो सकता है प्रूफ करने के लिए आ जाए, काफी बार प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे के जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, जो अन्य इकाई सेल है, उनकी भी हम क्या करेंगे संकुलन क्षमता को ज्ञात करेंगे। अभी हमने यह देखा कि किस प्रकार से HCP, CCP या FCC जो हमारी इकाई सेल्स होती हैं उनमें हम संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई अंतःकेंद्रीय घनी संरचना की संकुलन क्षमता निकालनी हो, जिसको हम कहते थे BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यदि उसकी हमें संकुलन क्षमता निकालनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं BCC संरचना कैसे होती है। आप जानते हैं BCC संरचनाओं को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हम पहले घन का निर्माण कर लेते हैं, ये हमने घन बना दिया, और इन घनों में आप जानते हैं जो हमारा होता है
किनारों पर तो हमारे अवयवी कण रहते ही हैं, जिनके हम यहां पर क्या बना रहे हैं, केंद्र बना रहे हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। किनारों पर तो 8 अवयवी कण होते ही हैं, साथ ही केंद्र में भी क्या होता है, एक अवयवी कण उपस्थित होता है। इस पूरे घन के केंद्र में कह सकते हैं हम, यहां पर घन के केंद्र में अवयवी कण होता है। तो अब यदि इसका हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या बातों की आवश्यकता होगी। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी अंतः केंद्रीय घनी संरचनाएं होती हैं उसमें कुल अवयवी कण या कुल परमाणु की जो संख्या होती है वह होती है हमारी 2। तो लिखते हैं, चूंकि अंतः केंद्रीय घनी संरचना में कुल अवयवी कण बराबर कितने होते हैं, 2। हम ये जानते हैं। तो और वह कहां कहां पर होते हैं, 2 अवयवी कण, उसमें से 8 कण तो किनारों पर होते हैं जिनका 1/8वां भाग इस घन के अंदर रहता है। तो 1/8 गुणा 8 यानी कि 1 आ जाएगा। और एक अवयवी कण कहां होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, जिसका पूरा हिस्सा क्या होता है, इस घन के भीतर ही रहता है, इसलिए उसका पूरा भाग क्या होता है, 1 होता है। तो 1 और 1 हम कहते हैं 2। तो अब इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले अवयवी कण बना देते हैं। हमने कहा जो हम अवयवी कण बना रहे हैं, क्योंकि ये घन का क्या है, सेंटर्ड है, तो हमने यहां पर एक अवयवी कण यहां बना दिया, एक अवयवी कण यहां बना दिया। एक ये अवयवी कण कहां है, सेंटर में है। तीसरा अवयवी कण कहां है, यहां स्थित है। तो अब यदि इस छोर से इस छोर तक हम यदि मिला दें, ये हमने यहां पर व्यवस्था बना दी। तो देखिए यह जो है, यह पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहां से यदि मैं इसको इस तरह का तरीके से मिला दूं, ये बिंदु को मैं मान लूं A है, इस बिंदु को मान लूं B है, यह वाला क्या है C। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार से त्रिभुज बन गया, जहां AC घन का विकर्ण है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये इस एक फलक का विकर्ण नहीं है, हमने पिछले वाले में फलक का विकर्ण निकाला था जो कि 2√2 a के बराबर हमारा आया था। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं ये घन का विकर्ण है। अब घन का विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। यदि हम कणों की त्रिज्या के रूप में बताएं तो इसमें कितनी त्रिज्याएं आ रही हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r। फिर यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कितनी हो गई, ये भी हो गई r। यहां से यहां तक की त्रिज्या भी कितनी होगी, r। और यहां से यहां तक की भी त्रिज्या कितनी होगी, r। तो त्रिज्या के रूप में देखा जाए तो ये जो AC भुजा होगी ये 4r के बराबर होगी। तो लिखेंगे AC भुजा की लंबाई, जो लंबाई है वह बराबर कितनी होगी, 4r। यानी कि AC बराबर कितने होंगे, 4r के होंगे। मान लेते हैं, पहले इक्वेशन ये मान लेते हैं। अब मुझे इस घन की भुजा के संबंध में इस AC भुजा को ज्ञात करना है। तो घन की भुजा के संबंध का अर्थ है कि हमने लिख लिया है, माना घन की भुजा बराबर क्या मान ली, A। और यहीं पे लिख लेते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या बराबर कितनी मान ली थी मैंने, r। तो 4r हो गई। और ये घन की भुजा क्या होगी, a। इसका अर्थ है ये लंबाई भी a, यहां से यहां तक की चौड़ाई भी a, यहां से यहां तक की ऊंचाई भी a है। यही तो अर्थ हुआ इसका। तो अब AC भुजा को निकालना है, AC को r के साथ कोरिलेट करना है। इसलिए ये आवश्यक है करना, घन की भुजा को परमाणु की त्रिज्या के साथ संबंधित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप फार्मूला निकालेंगे प्रतिशत के रूप में तो ऊपर और नीचे के जो चर होंगे, यदि a को r के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो चर कट जाएंगे, प्रतिशतता क्या हो जाएगी, जैसे हमने पीछे देखा था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको संबंधित करते हैं। तो हमें यह तो पता चल गया कि AC भुजा त्रिज्या के पदों में 4r के बराबर है। अब AC भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, आप पहले ये देखिए, ये हमारी BC जो भुजा है, इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूं, मान लेते हैं D। कौन सा बिंदु, ये वाला। तो सबसे पहले लिख रहे हैं त्रिभुज, कौन कौन से, हम लिखते हैं BDC से, BDC से। तो ये कैसे त्रिभुज बनेगा, ये इस प्रकार से बन रहा है। देखिए त्रिभुज, ये है B, ये है D और ये है C। ये 90 डिग्री का कोण है। अब आप जानते हैं ये वाली भुजा कौन सी है, यहां से यहां तक की भुजा भी क्या है, A। और यहां से यहां तक की भुजा क्या है, A।
ये दोनों भुजाएं ए हैं, तो BC का मान क्या होगा, वही हमारा कौन सा पाइथागोरस का सूत्र लगेगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो लिखेंगे BC का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा BD की लंबाई कितनी है A, तो A स्क्वायर, और DC की लंबाई भी कितनी है A, तो ये हो गया A स्क्वायर। तो यानी कि क्या आ गया 2A स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर है, तो BC बराबर अंडर रूट में आएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 2, और A स्क्वायर का जो अंडर रूट था वो स्क्वायर से कट जाएगा, क्या आ जाएगा A। तो BC भुजा की लंबाई कितनी आ गई, अंडर रूट 2A। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। पिछले वाले में भी हमने ठीक ऐसे ही भुजा निकाली थी। अब इसका क्या उपयोग कर रहे हैं ये समझिए। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC से। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ABC से। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ABC से। इस त्रिभुज को भी मैं निर्माण कर रहा हूं, तो इसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूं। ये हमारा है A, ये है B, ये है C। देखिए ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C। अब ये AB भुजा तो किसके बराबर है, A के बराबर, ये होगी A। BC भुजा अभी हमने ज्ञात करी है, BC भुजा ये विकर्ण है अंडर रूट 2A, तो ये कितनी आ गई, अंडर रूट 2A। और इस AC को हमें ज्ञात करना है। और यहां पर कोण कितने डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का है। तो फिर से समकोण त्रिभुज, तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। सीधी बात है। वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर। AB का मान कितना है, A के बराबर है, तो A स्क्वायर। और BC का मान क्या है, अंडर रूट 2A, तो लिखेंगे अंडर रूट 2A का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया A स्क्वायर प्लस अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, A का स्क्वायर A स्क्वायर। तो क्या आ गया 3A स्क्वायर। किसका मान आया है, AC स्क्वायर का मान 3A स्क्वायर है। तो AC बराबर किसके होगा, ये होगा अंडर रूट 3A के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर A का स्क्वायर भी हट जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये हमारी से समीकरण 1 और ये हमारी है समीकरण मान लेते हैं 2। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो सीधी बात है ये एक दूसरे के बराबर है। 4r बराबर किसके होगा, अंडर रूट 3a के। तो 4r बराबर अंडर रूट 3a। तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल लें, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3/4 a के बराबर आ गया। इस r का मान हम आगे यूज करेंगे। अब संकुलन क्षमता, तो सीधे संकुलन क्षमता का सूत्र तो आपको पता है। तो लिखेंगे BCC की संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का कुल आयतन। तो लिखेंगे परमाणुओं या आप अवयवी कण भी कह सकते हैं, परमाणुओं का कुल आयतन बटे पूरे घन का आयतन, घन का आयतन। अब चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, जैसे मैंने पहले करा था। निकालते हैं कैसे होगा, परमाणुओं का कुल आयतन। अब देखिए इसमें कितने परमाणु हैं, तो अभी हमने यहां पर लिखा था कुल अवयवी कण। ये अवयवी कण ही तो परमाणु है, कितने हैं 2। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, परमाणुओं का कुल आयतन क्या हो जाएगा 2 गुणा एक परमाणु का आयतन। और हम जानते हैं इसकी त्रिज्या r है परमाणु की, तो आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। बटे क्या आ जाएगा, घन का आयतन। घन की भुजा क्या है a, तो घन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी है, तो a गुणा a यानी कि a³ आ गया। और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 बराबर। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। इस पाई को भी मैंने साथ में लिख लिया, बटे 3 नीचे आ गया। और a³ है तो a³ भी मैंने लिख लिया। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आएगी। 4 दूनी 8, ये पाई हमारा यहां पर आ गया, और ये 3a³ नीचे आ गया। अब ये r³ है, तो यदि r का मान अंडर रूट 3/4a है, तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब का अर्थ है कि घात 2 और फिर घात 1, तो यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। और a का करेंगे क्यूब तो a³ बटे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौको 64।
और साथ में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100। तो मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आ रही होगी। देखिए r का क्यूब करके दिखाता हूं मैं आपको। कहां पर दिखाया जाए, यहीं पर दिखा रहा हूं, फिर आपको मिटा देंगे। ये r क्यूब करेंगे तो इधर का भी क्या हो जाएगा √3 बटे a, √3 बटे 4 का 3 बटे 4 a का क्यूब हो जाएगा। क्यूब को अंदर करें तो इस क्यूब का अर्थ होता है √3 गुणा √3 गुणा √3, यही तो अर्थ है। और 4 का अर्थ भी क्या हो गया 4 गुणा 4 गुणा 4। a का क्यूब क्या हो जाएगा सीधे a क्यूब। तो देखिए √3 के √3 में गुणा होंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो हमने लिख लिया 3। और एक √3 बच गया तो ऐसे का ऐसे आ गया बटे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 और a क्यूब का a क्यूब आ गया। तो यही चीज देखो हमने यहां लिखी है 3 √3 a क्यूब बटे 64, 3 √3 a क्यूब बटे 64। तो ये किसका है, इसका क्यूब करके ऐसे आया। तो यदि किसी को कंफ्यूजन होगा कि इसका क्यूब कैसे इस प्रकार से आएगा तो वो मैंने आपको यहां करके दिखा दिया है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब इसे आगे सॉल्व करें तो देखिए 8 8 64, 8 बार कट गया। इस 3 से ये 3 कट गया तो क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। देखिए ये आ गया हमारा ऊपर √3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई क्या बच गया a क्यूब बटे नीचे क्या बच जाएगा 8 a क्यूब और मल्टीप्लाई कितना आ गया 100। अब इन सब को अब देखिए इस a क्यूब से a क्यूब भी काट दीजिए तो क्या बच गया केवल √3 पाई बटे 8 मल्टीप्लाई 100, यही तो बच गया। जब आप इसका मान कैलकुलेट करेंगे, मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान 22/7 रख लीजिए या 3.14 रख लीजिए, तो जो कैलकुलेट होकर के मान आएगा वह मान लगभग कितना होगा 68% के बराबर होगा। क्योंकि ये बीसीसी की संकुलन क्षमता हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो इसका मतलब हम इसे प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां हमें पता चल गया कि अंतः केंद्रीय घनी संरचनाओं की जो संकुलन क्षमता होती है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वह हमारी 68% के बराबर होती है, जो कि हमारी FCC यानी कि फलक केंद्रीय जो हमारी क्यूब होती है, घनी संरचना होती है, उससे क्या होती है कम होती है। क्योंकि वह हमने ज्ञात करी थी 74%, जबकि यहां हमारी कितनी आ रही है 68%। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। आप चाहें इसे नोट कीजिए, फिर एक और हम करेंगे जो हमारी बिल्कुल सरल घनी संरचना होती है, जिसके केवल कॉर्नर्स पे क्या होते हैं अवयवी कण होते हैं, उसकी भी हम क्या क्या ज्ञात करेंगे संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। अभी हमने FCC तथा BCC इस प्रकार की इकाई सेलों की संकुलन क्षमता को ज्ञात करा, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी को ज्ञात किया। अब हम देखते हैं यदि हमारे पास जो इकाई सेल है वो बिल्कुल सबसे सिंपल है, जिसे हम कहते हैं सरल घनी आद्य कोष्ठिका, जिसके कि केवल कॉर्नर्स पे 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं और हम जानते हैं उनका 1/8वां भाग ही इकाई सेल के भीतर होता है, 7/8वां भाग अन्य जो हमारी दूसरी इकाई सेल होते हैं उनसे क्या होते हैं शेयर हुआ रहता है। तो यदि इसकी हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, पैकेजिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे भी समझते हैं। हमने इस प्रकार से बना लिया, एक इस प्रकार से आद्य घनी एकक कोष्ठिका बना ली। आप जानते हैं इसके केवल कहां पर हैं जो इकाई कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण वो कहां पर होते हैं, अवयवी कण इन कॉर्नर्स पर होते हैं, इन 8 कॉर्नर्स पर रहते हैं, इन 8 कॉर्नर्स पर। तो यदि इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखते हैं हम कि माना इकाई सेल या माना घन की एक भुजा की लंबाई बराबर मान ली a। तो यदि a है तो ये भुजा भी a होगी, ये वाली भुजा भी a होगी और ये खड़ी भुजा भी क्या होगी a होगी। ये हमें पता चल गया। साथ ही हम कह रहे हैं ये जिन अवयवी कणों से मिलकर के बना है, जिनको हम यहां पर परमाणु शब्द से निरूपित कर रहे हैं, मान लेते हैं उस परमाणु का जो त्रिज्या है वो r है। माना अवयवी कण, जिसको हम क्या ले रहे हैं परमाणु, अवयवी कण की त्रिज्या बराबर क्या ले ली r।
तो अब इसमें किस प्रकार से अवयवी कणों को दर्शाते हैं, ये देखिए हमने कहा दो अवयवी कण ले रहे हैं, मान लेते हैं इस बिंदु पर ले रहे हैं, तो एक अवयवी कण किस प्रकार से होगा, क्योंकि या तो अवयवी कण यहां है या यहां पर है, एक भुजा पे एक कोर पर कह रहे हैं, तो किस प्रकार से होंगे अवयवी कण, अवयवी कण इस प्रकार से होंगे, ऐसे होगा, और दूसरा अवयवी कण जो यहां पर उपस्थित होगा वो इस प्रकार से होगा। ये छोटे बड़े भले ही बन रहे हैं पर आपको ध्यान रखना ये बराबर है। तो यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है ये इस गोले की त्रिज्या ये r के बराबर है, यहां से लेके यहां तक, और ठीक इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की भी दूरी क्या है, ये r के बराबर है। तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी, r प्लस r 2r के बराबर। और ये 2r क्या है, भुजा की लंबाई है सीधे a, क्योंकि इसकी सारी कोरें ये जितनी खड़ी पड़ी जितनी भी भुजाएं हैं सबकी लंबाई a के बराबर है। तो हम लिखते हैं चूंकि r बराबर किसके है, यह 2r बराबर a के है, क्योंकि r प्लस r है ना, तो लिखेंगे चूंकि 2r बराबर किसके है, a के है। तो अब हम यहां संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं कि यह हमने लिखा है सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता बराबर किसके होगी, सीधी सी बात है कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, यानी कि परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन बटे नीचे क्या आ जाएगा, घन का आयतन, और चूंकि प्रतिशत में ज्ञात कर रहे हैं इसलिए साथ में क्या आ जाएगा, 100 भी आएगा। अब इसमें सरल घनीय जालक जो होता है हमारा, उसमें कुल अवयवी कण होते हैं एक, क्योंकि सभी कॉर्नर्स पर एक एक अवयवी कण तो होता है, लेकिन हमने बताया था थ्योरी में कि उस अवयवी कण का केवल 1/8वां भाग रहता है। तो 8 कण है, प्रत्येक का 1/8 भाग है, तो 8 गुणा 1/8 यानी क्या आएगा 1। तो लिखते हैं चूंकि सरल घनीय जालक में कुल अवयवी कण की संख्या, और हमने कहा कितनी होती है, ये 1 के बराबर होती है। तो यदि 1 है तो परमाणुओं का कुल आयतन क्या हो जाएगा, 1 गुणा एक परमाणु का आयतन है, एक परमाणु का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, इसके बराबर होगा, बटे घन का आयतन, क्योंकि घन की एक भुजा a है तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, a गुणा a यानी कि फिर से a क्यूब, और प्रतिशत में निकालें तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 100। अब देखिए सीधे हम देख रहे हैं यहां पर जो a है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, या यहीं से लिख सकते हैं r बराबर हो जाएगा a/2। तो r का ये मान यहां पर रखना है, तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 4/3 a क्यूब, तो ये आ गया, पाई भी आ गया। अब r का मान क्या रखना है, a/2, तो r क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे r क्यूब निकालें तो इधर का भी क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब बटे 2 का क्यूब, 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो r क्यूब की जगह क्या लिख लेंगे, a क्यूब बटे 8, इतना आ गया, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करते हैं, a क्यूब से a क्यूब कट गया, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा पाई बटे 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई क्या आ गया 100। पाई का मान रखिए 3.14 या 22/7, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो मान निकल के आएगा वो आएगा 52.4%। यानी कि सरल घनीय जो हमारे पास इकाई सेल होगा जिसके केवल कॉर्नर्स पे अवयवी कण उपस्थित हैं, उसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो 52.4% के बराबर होगी, जो कि हम देख रहे हैं सबसे कम है। आप हमने देखा था जो एफसीसी थी उसकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा थी, जो बीसीसी उसकी उससे कम थी, और इसके हम देखते हैं इसकी क्या है सबसे कम। पहले वाले की जो हमारी थी 74% थी जो एफसीसी था, बीसीसी की थी 68% और इसकी है 52.4%। तो संकुलन क्षमता यदि कोई आपसे पूछे सबसे कम किसकी होती है तो आप बता देना सरल घनी जालक या सरल घनी इकाई सेल जो हमारा होता है उसकी संकुलन क्षमता सबसे कम होती है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक जो हम कहते हैं कि इकाई सेल का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, जिसके द्वारा हम क्रिस्टल का घनत्व भी ज्ञात करते हैं, उसको हम आगे शुरू करेंगे।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्टिका की विमा संबंधी गणनाएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यानी कि जो हम एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, यदि एक एक कोष्टिका की अलग अलग प्रकार की गणनाएं करें तो गणनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। मान लो मुझे एकक कोष्टिका की लंबाई चाहिए, यानी कि कोर का मान पता करना है, क्योंकि एकक कोष्टिका क्या होती है, घन ही होती है, तो उसकी एक कोर का मान हम एक्सरे विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर फिर उस घन का, उस इकाई सेल का हम आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको उसकी एक कोर का मान पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी घन का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि a गुणा a यानी कि a क्यूब के बराबर होती है। इस प्रकार से हम इकाई सेल का आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात आती है कि आखिर हम इकाई सेल में उपस्थित जो हमारे परमाणुओं की संख्या है उनको तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए किस प्रकार की इकाई सेल है। यदि FCC होगा तो उसमें 4 होंगे, यदि BCC होगा तो उसमें 2 होंगे, और यदि हमारा सिंपल होगा तो उसमें एक कण होगा या अवयवी कण होगा या परमाणु होगा। तो संख्या तो हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि हमें इकाई सेल में उपस्थित जो परमाणु है उनका द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं मोलर द्रव्यमान के जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको, और उसकी सहायता से हम किसी भी परमाणु का जो हमारे पास इकाई सेल है उसमें उपस्थित परमाणुओं का सही हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं अवागाद्रो संख्या की हेल्प से, जिसको कि हम यहां पर आपको करके भी दिखाएंगे। और एक और गुण होता है इकाई सेल का, जो होता है घनत्व। और हम यदि हमें आयतन पता चल जाए, हमें यदि द्रव्यमान पता चल जाए तो निश्चित रूप से हम इकाई सेल का घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, हमने आपको बताया था जो इकाई सेल जो होता है वह क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसको कि तीनों विमाओं में यानी कि पूरी तीनों दिशाओं में यदि उसको विस्तारित करा जाए, फैलाया जाए, तो ही क्या होता है, ठोस क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो जो गुण इकाई सेल में होते हैं वही क्या होते हैं, उस क्रिस्टल के भी होते हैं। यदि आपने इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कर लिया तो आप समझ लीजिए वही क्या होगा, उस ठोस क्रिस्टल का भी घनत्व होगा। तो इसलिए इकाई सेल के ये जो जितनी भी हम गणनाएं कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है यदि हम क्रिस्टल की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हमने जो भी एक घन लिया, यहां पर मैं एक घन बना रहा हूं, मान लेते हैं ये हमारा एक इकाई सेल है, ये मैंने इकाई सेल ले लिया। मान लेते हैं इस इकाई सेल की जो हम एक्सरे विधि द्वारा जो इसकी एक कोर की लंबाई ज्ञात करी वो मान लेते हैं a है, तो हमने लिख लिया माना इकाई सेल की एक कोर की लंबाई a है। साथ ही हम कहते हैं माना इकाई सेल का जो इकाई सेल है इसका घनत्व ले रहे हैं, का घनत्व d है। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि इस जो इकाई सेल है उसके हम कह सकते हैं कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको मैं स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहा हूं। माना इकाई सेल के एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या z है। तो देखिए यह आपको सारे संकेत पता होने चाहिए कि जहां एक a आए तो ये इकाई सेल के एक कोर की लंबाई है, जहां पर d आए इसका मतलब ये इकाई सेल का घनत्व है, यही क्रिस्टल का भी घनत्व होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही हमने कहा एक छोटे परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा इकाई सेल में जो टोटल परमाणु है वो कितने हैं, z। तो अब यदि मुझे इसका घनत्व ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, हम जानते हैं, चूंकि यहीं पे लिख लेते हैं, चूंकि इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का कुल द्रव्यमान बटे इकाई सेल का कुल आयतन। सीधी बात है, इकाई, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इकाई सेल बोल रहे हैं, इकाई सेल का घनत्व निकालना है तो इकाई सेल का
कुल द्रव्यमान बटे इकाई सेल का कुल आयतन। अब मैंने कहा इकाई सेल के घनत्व को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं बच्चों डी से, तो घनत्व की जगह क्या आ गया डी। इकाई सेल का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई, ये जो मेरी इकाई सेल है इसका द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, या तो इसमें क्या है अवयवी कण है जिनको हम परमाणु कह रहे हैं मान ले, और या फिर इसमें रिक्त स्थान है, खाली जगह है, तो खाली जगह का तो कोई द्रव्यमान होगा नहीं। अब इसमें जितने परमाणु होंगे उन परमाणुओं की संख्या में, जिसको मैं यहां जेड से प्रदर्शित कर रहा हूं, यदि एक परमाणु के द्रव्यमान की गुणा कर दूं, जिसे मैं यहां स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो कुल द्रव्यमान मेरे पास आ जाएगा। तो परमाणुओं की कुल संख्या मैंने कितनी मानी जेड, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम बटे इस घन का आयतन क्या होगा। यदि घन की एक कोर ये ए है, यानी कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो घन का आयतन क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा। तो घनत्व का मेरे पास ये सूत्र आ गया। पर यदि आपको एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, इस स्मॉल एम का मान ज्ञात करना हो, आपको यह तो पता होगा ना कि यह क्रिस्टल किस चीज का बना हुआ है। जो क्रिस्टल जिस भी चीज का बना हुआ होगा, मान लो वो कार्बन का ही बना हुआ है, यदि कार्बन का बना हो तो आपको यहां पर इस सूत्र को मान लेते हैं प्रदर्शित करना है मोलर द्रव्यमान के रूप में, क्योंकि यदि इस रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे तो एक समस्या यह आएगी कि घनत्व का जो मात्रक होता है या तो वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, जबकि यहां परमाणु का द्रव्यमान जो हम एम लेंगे वो सामान्यतः हम क्या लेते हैं, हम AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट या यू से उसे डिफाइन करते हैं, जिसे हम यूनिफाइड या एकीकृत द्रव्यमान मात्रक कहते हैं यू से। तो इसको भी किस में प्रदर्शित करना है, हमें मोलर द्रव्यमान यानी कि ग्राम के रूप में मान लो प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यदि आपने क्लास 11th में मोलर द्रव्यमान को समझा हो तो यहां बहुत आसान होने वाला है। मान लेते हैं मैं कार्बन की बात करता हूं, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, आप संकेत जानते हो, इसको लिखते हैं 6C12। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन हम कौन सा वाला ले रहे हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो उसको ले रहे हैं। एक 6C12, एक 6C13, एक 6C14 होता है, तो 6C13 6C14 को छोड़ दिया, 6C12 ले लिया। तो इसका परमाणु द्रव्यमान किसको प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाले को, यानी कि कार्बन के, इसका अर्थ ही क्या हुआ, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, लगभग कह रहे हैं 12 AMU के बराबर होगा, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। अब इसे मोलर द्रव्यमान में कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपको डेफिनेशन पता हो कि यदि इस 12 AMU की जगह में 12 ग्राम ले लूं, किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर का, यदि उसे AMU की बजाय ग्राम में ले लें तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। इसका अर्थ है इस 12 AMU की जगह मैंने लिख लिया 12 ग्राम कार्बन 12 का कार्बन 12 बराबर होगा 1 मोल के। इस शब्द का, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इस लाइन का यह अर्थ हुआ कि यदि कार्बन 12 जो हमारे पास एक तत्व है उसका मैं कितने ले लूं, 12 ग्राम ले लूं। कितना लेना है कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान, मतलब कार्बन जो 12 वाला हमारा परमाणु है उस तत्व का कितने ग्राम लेना है द्रव्यमान, 12 ग्राम। इसमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। अब 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होती है आवागाद्रो संख्या, जिसको हम लिखते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसका अर्थ है कि 12 ग्राम में 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होंगे, इतनी संख्या में। इस संख्या को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान। यानी कि ये जो 12 है ये कार्बन का क्या है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का अर्थ है कि इतने ग्राम में जो मोलों की संख्या है वो 1 है। 1 का मतलब उसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, और इसी को हम आवागाद्रो संख्या कहते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 में
जो परमाणुओं की संख्या होगी वो अवागाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो अब हम अपने इस टॉपिक में चलते हैं। ये m क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान। m क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान। तो लिखते हैं माना तत्व का, जिस तत्व के परमाणु यहां पर उपस्थित हैं उनकी बात कर रहे हैं। माना जिस तत्व के परमाणु इकाई सेल पर उपस्थित हैं, उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना ले लिया? m है। उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कितना है? n। तो यदि उसका मोलर द्रव्यमान m है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, कितना होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर किसके होगा? m के। यही तो लिखा मैंने, 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु यदि कार्बन के हो तो इनका द्रव्यमान क्या है? 12 ग्राम। और इसी 12 ग्राम को यदि कार्बन की बात करूं तो यही मोलर द्रव्यमान m है। तो m बराबर किसके आ गया? Na के आ गया, यानी कि 6.022 गुणा 10⁻23। तो 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर है? m के बराबर। इस संख्या को किससे निरूपित करते हैं? Na से, यानी कि लिख लिया Na परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर किसके है? m के, जहां m क्या है? मोलर द्रव्यमान। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो Na परमाणु का द्रव्यमान है m, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान। और एक परमाणु के द्रव्यमान को मैंने किससे निरूपित किया? एक परमाणु के द्रव्यमान को स्मॉल m से। तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो स्मॉल m होगा वो बराबर किसके होगा? इस कुल द्रव्यमान में Na परमाणुओं की संख्या का भाग देना। ये बिल्कुल वही है, 10 वस्तुओं का मूल्य है इतना, या 10 वस्तुओं का भार है m, तो एक वस्तु का भार कितना होगा? m/10। तो यहां 10 की जगह क्या है? Na। तो क्या लिख लेंगे? m बराबर कैपिटल M/Na। तो एक परमाणु का द्रव्यमान आपको पता चल गया m/Na के बराबर होगा, जहां m क्या है? उस तत्व का मोलर द्रव्यमान क्या है? m है, जिस भी तत्व के परमाणु। और Na क्या है? अवागाद्रो संख्या, जिसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब m का ये मान यदि यहां रख लिया जाए तो क्या होगा? घनत्व का क्या मान आ जाएगा? D = यह आ जाएगा Z। m की जगह क्या आ गया? स्मॉल m की जगह कैपिटल M/Na, और साथ में क्या है? a³ है नीचे, और यह हमारा क्या हो गया? घनत्व का सूत्र हो गया। अब देखिए इस घनत्व के सूत्र की क्या खास बात है। इस घनत्व के सूत्र की बात यह है कि यहां पर हमने मोलर द्रव्यमान लेने से यह भी किस में आ गया? ग्राम में आ गया। ये A क्या होगा? हमने कहा ये A जो है वह है भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम में होगा। तो ये ग्राम/सेंटीमीटर³ हो जाएगा मात्रक। और Z क्या है? आप जानते हैं परमाणुओं की संख्या है। कहां? इस एकक कोष्ठिका में, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? Z। ये एक संख्या है। और नीचे जो Na है वह भी एक संख्या है, जिसको हम कहते हैं अवागाद्रो संख्या, जो कि Na के बराबर है। इसका मान इसके बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किसी एकक कोष्ठिका का, किसी इकाई सेल के घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कितने चर हैं? 5। एक D, एक Z, एक M, एक A, एक Na। अब इसमें Na का मान तो आपको पता है, ये तो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलने वाला, ये अवागाद्रो संख्या है। लेकिन ये D, Z, M, A ये हमारे क्या हैं? 4 अलग अलग चर हैं। तो यदि आपको कोई एक मान ज्ञात करना हो तो आपको बाकी 4 के मान पता हो तो आप 5वें का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के बेस्ड में हम अपने अगले टॉपिक में क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हल भी कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। पिछली वाली क्लासें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो ये भी आसान लगेगी। अब एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा
यदि आपने सीधे कोई एक वीडियो उठा करके देखी है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए आपको इससे पहले की कुछ वीडियो सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। यदि आपको पहले की चीजें नहीं पता, पहले का ये नहीं पता कि बीसीसी क्या होती है, एफसीसी क्या होती है, सीसीपी क्या होती है, तो यदि ये चीजें आपको नहीं पता तो आपको आगे की चीजें पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए यदि आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, तो देखिए आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। आपके फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।